नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यहाँ पर हम रीट के लिए मनोविज्ञान देख रहे थे। मनोविज्ञान की मैं यहाँ पर रेगुलर नोट्स अपलोड कर रहा हूँ जो मैंने तैयार किए हैं एनसीईआरटी एंड अरुण कुमार सिंह की बुक से और अदर्स जो भी अच्छी बुकें हैं उनके समायोजन का यहाँ पर जो सार है वो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं। ठीक मित्रों, बहुत ही अच्छे नोट्स है। जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी इन नोट्स को पढ़ने के बाद में हल किए हैं और लगभग मैंने बहुत अच्छे से लगभग सभी क्वेश्चन मैंने सही किए हैं और कम से कम 500 क्वेश्चन मैं खुद अपनी ओर से बनाकर रख रहा हूँ। वो क्वेश्चन मैं जल्दी अपनी चैनल पर अपलोड करूँगा, लेकिन जब तक ये सीरीज़ पूरी नहीं हो जाती उसके बाद में तब तक उनको नहीं कर सकता। जैसे सीरीज़ पूरी हो जाएगी उसके बाद में मैं उन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर अपलोड करना शुरू कर दूँगा। तो आप रेगुलर शुरू से लेकर अंतिम समय तक वीडियो देखते रहे। अब तक मैं 3 वीडियो नोट्स के अपलोड कर चुका हूँ। आज मेरा चौथा वीडियो है। इसके अंदर हम बहुत कुछ बातें जानेंगे। यहाँ से समायोजन से पढ़ना हम शुरू करेंगे। ठीक है मित्रों, और आपसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसका बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन चालू कर ले, ताकि आपको मेरे द्वारा यहाँ पर जो भी नोट्स अपलोड किए जा रहे हैं उन सभी नोट्स के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप उनको देख सके और अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत कर सके। ठीक है मित्रों, यहाँ पर सभी नोट्स के PDF में एक साथ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको वीडियो में उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा भी मैं विशेष रूप से कुछ नोट्स अपलोड कर रहा हूँ। उसके भी 3 या 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, लेकिन वो अभी प्राइवेट है। जैसे ये वाले नोट्स मेरे पूरे हो जाएंगे, वो दूसरे जो नोट्स है वो मैं यहाँ पर उन सबको एक साथ पब्लिक कर दूंगा। तो इनके देखने के बाद में उन नोट्स को आप आराम से देख सकते हैं। इनको समझने के बाद में आप उन नोट्स को समझ पाओगे। ठीक मित्रों, तो शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो यहाँ से समायोजन से। समायोजन क्या होता है? एडजस्टमेंट। समायोजन शब्द दो शब्दों सम और आयोजन से मिलकर बना है। इसमें सम का अर्थ अच्छी तरह या भली प्रकार से, और आयोजन का अर्थ है इसमें व्यवस्था करना, अर्थात अच्छी तरह से व्यवस्था कर परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया ही क्या है? समायोजन है। इसकी परिभाषाएं हम देखते हैं। परिभाषाओं में क्या है? अच्छा समायोजन यथार्थवादी और संतोषप्रद दोनों होता है। अच्छा समायोजन यथार्थवादी भी होता है और संतोषप्रद भी होता है। यह परिभाषा किसकी है? H.C. स्मिथ की। इन्होंने दोनों बताया, तो दोनों करके आप याद देख सकते हो। H और C आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अच्छा समायोजन यथार्थवादी संतोषप्रद दोनों होता है। किसने कहा है? H.C. स्मिथ ने। समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन कैसी प्रक्रिया है? समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने एवं वातावरण के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है। गेट्स एवं अन्य। तो गेट्स ने अधिगम की भी परिभाषा दी है। अनुभव एवं प्रेक्षण से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। तो यहाँ पर हम व्यवहार में परिवर्तन से भी हम पकड़ रख सकते हैं कि परिभाषा किसकी है? गेट्स की। और गेट्स ने समायोजन को कैसी प्रक्रिया बताया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बताया है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है। समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है। परिभाषा किसकी है? एडलर की। समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। स्किनर, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये परिभाषा हो सकती है मित्रों। समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार। वो समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किसके अनुसार? गेट्स के अनुसार। समायोजन व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा उनकी पूर्ति करने वाली परिस्थितियों में संतुलन का प्रयास है। समायोजन व्यक्ति की आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति, जो आवश्यकता उनकी पूर्ति करने वाली परिस्थितियों में संतुलन का क्या है? प्रयास है। परिभाषा किसकी? बोरिंग की और लेंगफील्ड की। बोरिंग कर रही है क्या?
समायोजन करना क्या, परिस्थितियों में करना। ऐसे हम एक दूसरी बातों को जोड़ते हुए काल्पनिक रूप से स्मृतियाँ बनाते हुए, इमेज बनाते हुए हम परिभाषा को याद कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही परिभाषा याद की हुई मित्रों, मैंने रट्टा नहीं मारा है, लेकिन मैंने परिभाषाओं को जोड़ के, इमेजिनेशन करके, संप्रति बना के, उनकी इमेज बनाकर याद किया हुआ है। जैसे यहाँ पर ये परिभाषा है इनकी बोरिंग की, तो ये मतलब मेरे को अच्छी सी नहीं लग रही है, तो मैं इनको बोरिंग करने वाली समझ रहा हूँ परिभाषा को। समायोजन व्यक्ति की आवश्यकता हो और उनकी पूर्ति करने वाली परिस्थितियों में संतुलन का प्रयास है। क्या परिभाषा दी है, बोरिंग कर रही है, तो ऐसे करके मैं इसको जोड़ के याद रखा हूँ। यहाँ पर बोरिंग है लैंगफील्ड की। समायोजन द्विमुखी प्रक्रिया है, बायोपोलर है। किसकी परिभाषा है, व्हाइट की। समायोजन तनाव से निपटने का प्रयास है, कोलमैन। समायोजन तनाव से निपटने का प्रयास है, कोलमैन। समायोजन प्रसन्नता देता है क्योंकि इसमें संवेगात्मक तनाव और दबाव दूर होते हैं। समायोजन से संवेगात्मक और तनाव और दबाव दूर होते हैं। किसने कहा है, कुप्पुस्वामी ने। कथन यहाँ से पूछा जा सकता है कि संवेगात्मक तनाव और दबाव दूर करता है। किसका कथन है, कुप्पुस्वामी का। पूरी परिभाषा तो हमको ध्यान में रखनी है। समायोजन की प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति देखते हैं। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पर परिभाषा किसकी आई है ऐसी, किसने कहा ऊपर, गेट्स ने कहा ना, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन व्यक्ति के व्यवहार व वातावरण दोनों में परिवर्तन करता है। व्यवहार में परिवर्तन करता है, किसने कहा है, व्यवहार में परिवर्तन करता है, गेट्स ने कहा है। फिर ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया किसने बताई, देखते हैं ऊपर। गेट्स ने। और व्यवहार में परिवर्तन है, दोनों ही की बात है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और व्यवहार में परिवर्तन है। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और व्यवहार में परिवर्तन, दोनों ही बात किसने बताई है, गेट्स ने। समायोजन एक उपलब्धि व प्रक्रिया है। समायोजन कैसा होता है, बहुआयामी होता है। बहुत सी जगहों पर हमको समायोजन करना पड़ता है। एक जगह नहीं, बहुत सी जगहों पर हमको समायोजन करना पड़ता है। आगे देखते हैं हम समायोजन के उपाय। समायोजन के प्रत्यक्ष उपाय भी होते हैं और अप्रत्यक्ष उपाय भी होते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष उपाय वो होते हैं जिनको करने से, यानी कि मैं यदि समायोजन करने के लिए प्रत्यक्ष उपाय अपना रहा हूँ, तो मैं कौन से उपाय अपना रहा हूँ, इन सब का पता दूसरे व्यक्ति को आराम से लग जाता है। जो भी मैंने समायोजन करने के साधन अपनाए हैं, जो भी तरीके अपनाए हैं, उनका पता आपको आराम से लग जाएगा। उनको कहेंगे हम प्रत्यक्ष समायोजन। लेकिन अप्रत्यक्ष समायोजन करने के साधन में जब अपनाऊंगा, समायोजन करने के लिए जब मैं अप्रत्यक्ष साधन अपनाऊंगा, उस समय मैं समायोजन कर रहा हूँ, समायोजन करने का प्रयास कर रहा हूँ, उसका आपको पता नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष के अंदर आपको पता लग जाता है, सबके सामने होता है ये तरीका, और अप्रत्यक्ष किसी के सामने नहीं होता है। हम दोनों को देख लेते हैं यहाँ पर। समायोजन के प्रत्यक्ष उपाय: बाधाओं का निवारण, वैकल्पिक रास्तों का चुनाव, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, विश्लेषण व निर्णय। बाधाओं का निवारण कैसे होता है, जैसे किसी बच्चे की नज़र से बचाने के लिए हम उसकी कोई काला डोरा बांध देते हैं। ये काला डोरा बांधने से बच्चे की नज़र बच जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ हमारी जो टेंशन हो रही है, उस टेंशन को दूर करने के लिए हम ऐसा रास्ता अपना रहे हैं। और जैसे हमने काला डोरा बच्चे के गले में बांधा है, तो दूसरे को पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति इस प्रकार से बाधा का निवारण करने का प्रयास कर रहा है। वैकल्पिक रास्ते का चुनाव: यदि हमें एक जगह सफलता नहीं मिलती है, तो हम उसकी जगह पर दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। जैसे कोई अगर IAS की तैयारी कर रहा है और उसका IAS में नहीं होता है, तो वो RS की ओर अपना रास्ता अपना लेगा। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, वैकल्पिक रास्ते का चुनाव। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन भी यही होता है। यदि कोई व्यक्ति बड़ी तैयारी कर रहा है और छोटी नहीं, सब वहाँ पर उसको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो वो छोटी तैयारी करने लगता है।
विश्लेषण एवं निर्णय विश्लेषण करते हुए वो निर्णय करने लगता है। समायोजन के अप्रत्यक्ष उपाय जिन्हें मनोरचनाएं, युक्तियां, रक्षा तंत्र, बचाव विद्या, डिफेंस मैकेनिज्म, मेंटल मैकेनिज्म भी कहते हैं। नकारात्मक समायोजन, ये जो अप्रत्यक्ष समायोजन के उदाहरण है, ये अप्रत्यक्ष समायोजन के उदाहरण कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हम करते हैं। नकारना या डेनिया डिनायल, यानी कि नकारने में क्या होता है, नकारने के अंतर्गत परिस्थितियाँ, कष्टप्रद परिस्थिति हमारे सामने नहीं होती है, हमारे सामने कष्टप्रद परिस्थिति नहीं होती है, किसमें, नकारने में। जबकि आगे एक और आएगा, उसमें हमारे सामने कष्टप्रद परिस्थिति सामने होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं नकारने के अंदर क्या है। नकारना, कष्टप्रद परिस्थितियों से बचने के लिए उन्हें नकारना या अनसुना कर देना। उदाहरण के लिए देखें, दोस्तों के साथ खेल रहे बच्चे द्वारा माँ द्वारा आवाज़ लगाने पर उसे जानबूझकर अनसुना कर देना। किसको, माँ की आवाज़ को। बच्चा खेल रहा है अपने साथियों साथ में और माँ उसे बुलाती है, कहती है कि होमवर्क कर ले, तो बच्चा जानबूझकर मना कर देता है, सुनता ही नहीं है, आवाज़ को ध्यान नहीं देता कि माँ मेरे को बुला भी रही है, क्योंकि उसको पता है कि यदि मैं घर पे गया माँ के बुलाने से तो मेरे को होमवर्क करना पड़ेगा, इसलिए वो अनसुना कर जाता है, बचना चाहता है। कष्टप्रद परिस्थिति क्या है उसके लिए, होमवर्क करना, स्कूल का होमवर्क करना उसके लिए कष्टप्रद परिस्थिति है। इस कष्टप्रद परिस्थिति से बचने के लिए वो माँ की आवाज़ को क्या कर रहा है, नकार रहा है, डिनायल कर रहा है, डेनी कर रहा है। ठीक है। अलगाव में क्या होता है, कष्टप्रद परिस्थितियों से बचने हेतु अपने आप को छुपा लेना। डिसएसोसिएशन में क्या होता है, कष्टप्रद परिस्थिति से बचने हेतु अपने आप को छुपा लेना। प्रार्थना सत्र के दौरान छात्र का छुपना क्या है, अलगाव। विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, स्थानांतरण, आक्रामकता, एग्रेशन। अपनी भावनाएं अथवा पीड़ाएं किसी और के प्रति प्रदर्शित करना। अपनी भावनाएं, अपनी पीड़ाएं किसी और के प्रति प्रदर्शित करना क्या है, विस्थापन। बड़े लड़के से पिटने पर छोटों पर गुस्सा उतारना। यदि ये ए नाम का लड़का है और ये छोटा है, ये बी नाम का लड़का ये बड़ा है, तो ये बी नाम का लड़का इसको पीट देता है। ठीक है। अब ये ए नाम का इसको नहीं पीट सकता, तो ये क्या करेगा, इसे जो छोटे बच्चे हैं सी नाम के, ये जो छोटे बच्चे हैं ये इनके ऊपर आकर ये गुस्सा उतार देगा। ठीक है। इसके अलावा हम एक और उदाहरण इसका लेना चाहिए, तो यदि स्कूल में किसी बच्चे की पिटाई हो जाती है टीचर के द्वारा, तो स्कूल में तो वो कुछ कर नहीं सकता, टीचर को कुछ कह भी नहीं सकता और उसको गुस्सा भी आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, घर पे जाएगा और अपने छोटे भाई बहनों को पीटना शुरू कर देगा। तो इसको कहेंगे हम विस्थापन। अपनी भावनाएं अथवा पीड़ाएं किसी और के प्रति प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, विस्थापन। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, अपनी विफलता का दोष किसी और पर थोपना अर्थात झूठे बहाने बनाना। जैसे यदि कोई बच्चा परीक्षा में फेल हो जाता है तो क्या कहता है कि टीचर ने हमको सही से पढ़ाया ही नहीं, टीचर ने हमको सही से पढ़ाया ही नहीं। यदि कोई प्रतियोगी छात्र एग्जाम में सफल नहीं हो पाता है तो क्या कहता है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। अरे भाई तेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस था, किसी जो पास हो गए उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। टीचर ने तेरे को नहीं पढ़ाया और बच्चे कैसे पास हो गए जिनको पढ़ाया है, और बच्चे कैसे सक्सेस हो गए जिन्होंने एग्जाम दिए। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रक्षेपण में व्यक्ति झूठी अपनी विफलता को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किसी और पर दोष मढ़ देता है, किसी और के ऊपर आरोप लगा देता है। जैसे किसी को नाचना नहीं है और कहे कि नाचो कैसे आंगन टेढ़ा है, तो ये क्या होगा, विस्थापन। औचित्यकरण या युक्तिकरण या तार्किकरण, विवेकीकरण, प्रमेयकरण, रेशनलाइजेशन, इंग्लिश का नाम आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है और बाकी सब नाम एक ही है। औचित्यकरण, युक्तिकरण, तार्किकरण, विवेकीकरण, प्रमेयकरण, रेशनलाइजेशन। अपनी असफलता को उचित ठहराने के लिए सत्यभाषित तर्क देना। कैसे तर्क देना, जैसे यदि कोई
रीट की तैयारी करता है और वो सफल नहीं हो पाता है, तो वो क्या कहेगा, अरे मैं तो थर्ड ग्रेड का टीचर नहीं बनना चाहता, मैं तो वैसे ही दिया था थर्ड ग्रेड का, तो मैं तो सेकंड ग्रेड का बनना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे वो तर्क देने लगता है। जैसे ही वो कहते हैं बिल्ली के अंगूर नहीं आते, तो आते हैं तो क्या बोलते हैं, अंगूर खट्टे हैं इसलिए नहीं तोड़ रही मैं तो। अरे भाई, तेरे को कैसे मालूम चल गया कि वो खट्टे हैं, तेरे को मिल नहीं पा रहे, इसलिए तू अपनी असफलता को बचाने के लिए औचित्यकरण ठहराते हुए, तर्क देते हुए हम ये समायोजन करने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे अंदर असमायोजन नहीं हो। तादात्म्यकरण में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, अपनी कमी अथवा बुराई की तुलना किसी और से करना। 10वीं फेल बच्चा फेल होने पर क्या कहता है कि मैं फेल हो गया तो क्या हो गया, सचिन तेंदुलकर भी 10वीं फेल था, उसने भी इतने बड़े काम कर लिया, मैं भी कर लूँगा। तो वो अपना समायोजन स्थापित करने का प्रयास करना है, अपना समायोजन बनाने का प्रयास कर रहा है सचिन तेंदुलकर के साथ में अपने आप को जोड़ के। इसको कहेंगे हम तादात्म्यकरण, आइडेंटिफिकेशन। आत्मीकरण या असिमिलेशन, अपने किसी चाहते के कार्य को अपना समझकर गौरवान्वित महसूस करना। जैसे यदि कोई मोदी जी को पसंद कर रहा है और मोदी जी अगर कोई अच्छा काम कर देते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, तो उनको चाहने वाले क्या करते हैं, गौरवान्वित अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने आप में गर्व करते हैं। ठीक है, मोदी जी के जीतने से, इसको क्या कहेंगे हम, आत्मीकरण। क्रिकेट में यदि धोनी 100 रन बना लेता है, शतक लगा देता है, तो इससे उनकी जो फैंस है, उनके जो चाहने वाले हैं, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि धोनी ने यहाँ पर शतक बना लिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, आत्मीकरण या असिमिलेशन। प्रतिगमन, इस प्रकार के समायोजन में क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम रिग्रेशन फाइट टू चाइल्डहुड, यानी कि वयस्क व्यक्ति जब बालकों जैसी हरकतें करने लगे, बालकों जैसा व्यवहार करने लगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिगमन। जैसे कोई महिला ससुराल में सूट सलवार पहनने लगती है, तो ये किस प्रकार का समायोजन होगा, प्रतिगमन। वो अपने बचपन की ओर जा रही है, अपने पीछे के जीवन की ओर जा रही है, इसलिए वो सूट सलवार पहनने का यहाँ पर प्रयास कर रही है, तो इसको कहेंगे हम प्रतिगमन। दूसरा यहाँ पर दमन या रिप्रेशन, कष्टप्रद बातों का स्वतः बहिष्कृत होकर अचेतन मन में चला जाना क्या है, दमन है। किसने कहा है, फ्रायड ने। दमन में क्या होता है, जो भी कष्टप्रद बातें होती है हमारे लिए, वो सब बातें अपने आप बहिष्कृत होकर कहाँ चले जाती है, अचेतन मन में, फिर ये कभी नहीं आती है वापस, अपने आप चले जाती है दमन के अंदर। और समन में क्या होता है, यहाँ पर ये दोनों बहुत ही प्रॉब्लम करने वाले हैं। दमन में कष्टप्रद बातें अपने आप अचेतन मन में जाती है अपने आप, जबकि समन में क्या होता है, कष्टप्रद चीज़ों को जानबूझकर हम अचेतन मन में डाल देते हैं, दमन में कष्टप्रद बातें अपने आप अचेतन मन में जाएगी, समन में कष्टप्रद बातों को जानबूझकर हम अचेतन मन में डालेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है दोनों को। दमन को हमने पढ़ लिया, समन को देख लेते हैं। समन, किसी बात को जानबूझकर दिमाग से निकाल देना समन कहलाता है। यह मानसिक स्वास्थ्य हेतु दमन से कम नुकसानदायक होता है। किसने कहा है, कोलमे ने। समन दमन से कम नुकसानदायक होता है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। किसने कहा है, कोलमे ने। क्योंकि यहाँ पर तो बातें स्वतः जा रही है, वापस फिर कभी उठेगी, लेकिन जिनको हमने भुला दिया है वो बातें अब हमारे दिमाग में वापस से नहीं आएगी, तो वो हमको फिर परेशान भी नहीं करेगी, हमारे को मानसिक रूप से परेशान भी नहीं करेगी। तो इसी कारण से कोलमैन ने कहा है कि समन दमन की अपेक्षा मानसिक स्वास्थ्य हेतु कम नुकसानदायक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर क्षतिपूर्ति, एक पक्ष की कमी को दूसरे पक्ष से पूरा करना क्या कहलाता है, क्षतिपूर्ति। ये भी समायोजन है। जैसे एक बच्चे के मैथ में कम नंबर आते हैं
तो वो साइंस में अधिक नंबर लाकर इसकी पूर्ति कर लेता है और समायोजन कर लेता है, तो इसको कहेंगे हम सती पूर्ति। लेकिन ये सती पूर्ति भी दो प्रकार की होती है। ये सती पूर्ति भी दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रत्यक्ष और एक होती है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष सती पूर्ति हम उसे कहेंगे जब कोई मैथ में किसी बच्चे के कम नंबर आ जाते हैं एक टेस्ट में, तो वो अगली बार प्रयास करता है कि मेरे अगले टेस्ट में अधिक नंबर आए, तो वो यहाँ की कमी को यहाँ पूरा कर लेता है। तो उसने मैथ की कमी को उसने मैथ में ही पूरा किया है। इसको कहेंगे हम प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति उपाय। और यदि किसी बच्चे के मैथ में कम नंबर आते हैं तो वो अगले टेस्ट में ये प्रयास करता है कि मैथ में कमज़ोर भी हूँ, कोई बात नहीं, मेरे ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे, लेकिन मैं साइंस में होशियार हूँ, तो वो साइंस में ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा नंबर ले लेता है। तो इसको कहेंगे हम क्षतिपूर्ति। लेकिन कैसी क्षतिपूर्ति? अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति, यानी कि एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में किसी विषय की कमी को पूरा करना अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति उपाय होगा। और उसी विषय में यदि हम क्षतिपूर्ति कर रहे हैं तो वो होगी प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति। प्रतिक्रिया निर्माण, यह वह मनोरचना है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार को विकसित करके अचेतन मन का विरोध करता है। ब्राउन, शोधन, परिशोधन, मार्गांतरीकरण या उदात्तीकरण, सब्लिमेशन, यह समायोजन की सर्वोत्तम रक्षा युक्ति मानी जाती है। कौन सी? शोधन, परिशोधन, मार्गांतरीकरण, उदात्तीकरण और सब्लिमेशन की। इसमें व्यक्ति न तो बहाने बनाता है और न ही तर्क देता है, अपितु उसे स्वीकार करते हुए मार्ग बदल लेता है कि कोई बात नहीं, मैं अब की बार यहाँ सफल नहीं हो पाया तो मैं कहीं और सफल हो जाता हूँ। लेकिन वो कोई बहाना नहीं बनाएगा, कोई तर्क नहीं देगा, किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करेगा शोधन के अंदर। कुर्ट लेविन संवेगात्मक ध्वनि से उत्पन्न परिस्थिति का वर्णन करते हुए इसके 4 प्रकार बताते हैं। कौन कौन सा? अप्रोच, एविडेंस, कन्फ्लिक्ट, इसको बोलते हैं हम परिहार, संघर्ष, सॉरी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, उपागम, ये उपागम होगा यहाँ पे, उपागम परिहार संघर्ष या फिर पद्धति परिहार संघर्ष या फिर उपागम परिहार संघर्ष, यहाँ पर इसकी उपनाम है। अप्रोच का प्लस का ये हम समझ सकते हैं, इसको प्लस से भी समझ सकते हैं कि अप्रोच को हम समझेंगे प्लस अच्छी है हमारे लिए, और एविडेंस जिसको हम नकारना चाहते हैं उसको माइनस से हम निर्धारित करते हैं। अभी इसमें क्या होता है अप्रोच में और एविडेंस में, इसके अंदर व्यक्ति के सामने एक परिस्थिति अच्छी होती है, एक परिस्थिति गलत होती है, यानी कि एक को वो चाहता है दूसरे को वो नहीं चाहता है, और उसको इस जगह पर उसको कौन सी वो द्वंद्व उत्पन्न होगा? अप्रोच एविडेंस, परिहार उपागम, उपागम परिहार संघर्ष। इस तरह का द्वंद्व जब उत्पन्न होता है तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति के सामने एक धनात्मक और एक ऋणात्मक लक्ष्य हो और उसमें से उसको किसी एक को लेना हो। अप्रोच, कन्फ्लिक्ट, उपागम संघर्ष, इस तरह का द्वंद्व तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति के सामने दो धनात्मक लक्ष्य हो और उनमें से उसे लेना किसी एक को ही हो। जैसे किसी को गुलाब जामुन पसंद है, गुलाब जामुन भी पसंद है और रसगुल्ला भी पसंद है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों उसके सामने रख दिए गए हैं। अब उसको कहा गया है कि, और दोनों उसको पसंद है, दोनों ही ये जो ये नाम का लड़का है इसको गुलाब जामुन पसंद है और रसगुल्ला भी पसंद है, लेकिन उसको कह दिया गया है कि इन दोनों में से तुम एक ही चीज़ खा सकते हो, या तो गुलाब जामुन खा लो या फिर रसगुल्ला खा लो, और उसको दोनों पसंद है। तो ऐसी कंडीशन में उसके सामने उपागम परिहार द्वंद्व उत्पन्न हो गया है कि वो क्या करे, किसको खाए, गुलाब जामुन खाए या रसगुल्ला खाए, जबकि चाहता हुआ दोनों को ही, लेकिन लेना किसी एक को ही है। तो ऐसी कंडीशन में उसके सामने उपागम द्वंद्व उत्पन्न हो चुका है। ये यहाँ में निशान गलत बना रखा है, ये प्लस होगा दोनों। परिहार संघर्ष, एविडेंस कन्फ्लिक्ट, इस तरह का द्वंद्व तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति सामने
दो ऐसे लक्ष्य हो जो उसे पसंद ना हो लेकिन मजबूरी में किसी एक को लेना ही पड़े। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण हमें यही समझ में आता है कि यदि हमको भूख लग रही हो और भूख लग रही हो तगड़ी और खाने के लिए कुछ नहीं है, और ऐसी चीज़ हमारे सामने खाने के लिए रखी है जो हमको पसंद ही नहीं है। जैसे किसी को जलेबी पसंद नहीं है लेकिन खाने के लिए सामने जलेबी रखी है। किसी को कचौरी पसंद नहीं है लेकिन खाने के लिए सामने कचौरी रखी है। भूख भी लग रही है और उसको खाने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ें, जलेबी या फिर कचौरी। उसको कह दिया गया है कि आपको इन दोनों में से किसी एक को खाना ही पड़ेगा और फिर काम पे लगना ही पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में उसके सामने अब एविडेंस कन्फ्लिक्ट, परिहार संघर्ष, परिहार द्वंद्व उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि वो दोनों को ही पसंद नहीं करता है, ना जलेबी को ना कचौरी को, लेकिन फिर भी उसकी मजबूरी है, इन दोनों में से किसी एक को खाकर उसको काम पर लगना ही पड़ेगा। तो जब हमारे सामने दोनों ही नकारात्मक चीज़ें हो, दोनों ही नकारात्मक लक्ष्य हो और मजबूरी में किसी एक को अपनाना ही पड़े, तो ऐसी कंडीशन में हमारे सामने कौन सा द्वंद्व होगा? परिहार द्वंद्व। बहुउपागम संघर्ष, बहुउपागम परिहार संघर्ष। जब एक साथ बहुत सारे लक्ष्य हो जिनमें कुछ धनात्मक तथा कुछ ऋणात्मक हो, तब बहुउपागम परिहार संघर्ष उत्पन्न होता है। बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि एक ऐसा सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में करते हैं। मनोविज्ञान में बुद्धि शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ से हटकर विशेष अर्थ में होता है। मनोवैज्ञानिक बोरिंग ने सर्वप्रथम बुद्धि की औपचारिक परिभाषा दी और कहा कि बुद्धि वह है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। बुद्धि वह है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। किसने कहा है? बोरिंग ने। ये औपचारिक परिभाषा उन्होंने दी थी सर्वप्रथम। बुद्धि की परिभाषा बोरिंग ने ही दी थी। बुद्धि की परिभाषा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली, वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता के आधार पर और सीखने की क्षमता के आधार पर, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता के आधार पर। तो इस आधार पर हम बुद्धि को 3 भागों में बांट सकते हैं। देखते हैं बुद्धि संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है। बुद्धि एक समुच्चय या फिर एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ में प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। परिभाषा किसकी है? ये वेसलर की। वेसलर की यह परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद करना जरूरी है। बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है। कथन किसका है? वेसलर का। बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। कथन किसका है? वेसलर का। बुद्धि के सहारे व्यक्ति विवेकशील चिंतन करता है। कथन किसका है? वेसलर का। बुद्धि के सहारे व्यक्ति वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। परिभाषा कथन किसका है? वेसलर का। तो कथन देखकर वेसलर से संबंधित ये तीनों चारों प्रकार के कथन हमको यहाँ से पूछे जा सकते हैं और पूरी परिभाषा भी पूछी जा सकती है। महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। मैं तो इसको इंपॉर्टेंट समझता हूँ मित्रों, और आपको भी लगे तो आप इसको जरूर याद करना, समझना। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्धि का अर्थ संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है जो व्यक्ति में सूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमताएं, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमताएं, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता को दिखाता है। रॉबिन्स। बुद्धि उन क्रियाओं को करने की क्षमता है जिनकी विशेषता क्या? कठिनता। बुद्धि उन क्रियाओं को करने की क्षमता है जिनकी विशेषता क्या? कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययता, किसी लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशीलता, सामाजिक मान और मौलिकता, जिनसे मौलिकता की उत्पत्ति होती है। इन सब को करने की शक्ति है, क्षमता है क्या? बुद्धि। किसने कहा है? स्टोडार्ड ने। विभेदकारिता तथा चयन करने की शक्ति का नाम ही क्या है? गाल्टन। विभेदकारिता तथा चयन करने की शक्ति का नाम ही बुद्धि है। किसने कहा है? गाल्टन ने। सतर्क रहना ही बुद्धि है। किसने कहा है? स्टाउट ने। अब यहाँ स्टाउट को मैं कैसे याद कर रखा हूँ? स्काउट।
स्काउट से मैं इसको याद कर रखा हूँ। स्काउट में जो भी बच्चे जाते हैं कैसे रहते हैं, सतर्क रहते हैं। स्काउट वाले बच्चे सतर्क रहते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से इसको याद किया है। सतर्क रहना ही बुद्धि है स्काउट। स्काउट मतलब स्टाउट। बुद्धि जीवन की नवीन परिस्थितियों एवं समस्याओं में समायोजन करने की शक्ति है। स्ट्रन बुद्धि जीवन की नवीन परिस्थितियों एवं समस्याओं में समायोजन करने की शक्ति है। स्ट्रन बुद्धि तार्किक एवं अमूर्त चिंतन है। ट्रमन ट्रटर करते हुए अमूर्त चिंतन करो। बुद्धि तार्किक एवं अमूर्त चिंतन है। देखो, परिभाषाएं रटने से याद नहीं होती है मित्रों, मैंने सिर्फ इनको काल्पनिक तौर पर याद किया हुआ है। काल्पनिक तौर पर इमेजिनेशन के द्वारा मैंने सिर्फ ये जो लिखा हुआ नाम है, मैं आपको पूरे विश्वास साथ में कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैंने अपने दिमाग के अंदर फोटो इनकी बना रखी है कि ये परिभाषा किसकी है। मैं तुरंत नाम आते समझ जाता हूँ कि परिभाषा उसकी होगी। मैंने रटा नहीं किया कि नहीं मारा इनका, मैंने सिर्फ और सिर्फ इनको अपने अंदर समाहित किया है। इनको अपने अंदर एक फ़ोटो की तरह खींच के रखा हुआ है, तो आराम से मेरे को ये सब चीज़ें याद हो रखी है। तो यहाँ पर आप चिंता न करिए, परिभाषाएं आराम से याद हो जाती है, किसी को दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ तरीका हमारा बढ़िया होना चाहिए याद करने से संबंधित। बुद्धि पारस्परिक चिंतन है। किसने कहा? स्पीयरमैन ने। बुद्धि आलोचनात्मक चिंतन है, स्टर्नबर्ग। बुद्धि सीखने की योग्यता है, बकिंघम। बक दिया वैसे ही। बुद्धि सीखने की योग्यता है, होता है ऐसा कभी? बक दिया ऐसे ही, बस ऐसा करके मैंने इसको बकिंघम करके याद इसको कर लिया है। और बाकी ये इन सब का मैंने अपने दिमाग के अंदर फोटो बना रखा है एक तरीके से। बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग है। कोल सनिक। कोल हमको जोड़ने का काम करता है ना, एक दूसरे को कॉल करते हैं तो जोड़ता ही है कोल हमको, फोन हमारा। तो यहाँ पर बुद्धि क्या कर रही है? विभिन्न योग्यताओं को जोड़ने का काम कर रही है। किसके अनुसार? कोल सनिक के अनुसार। बुद्धि बिजली के समान है। बुद्धि बिजली के समान है, जिसे परिभाषित करने के बजाय मापना आसान है। जेनसन बिजली, बस। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। अल्फ्रेड विने। ये परिभाषा हमको जरूर रूप से याद रहनी ही चाहिए। देखते हैं उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि की विशेषताएं क्या क्या है। बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग होती है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति जितनी उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है वो उतना ही बुद्धिशाली होता है। बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से अनुकूलन समायोजन करने में मदद करती है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति किसी समस्या के समाधान में सूझ का सहारा लेता है। इंसाइट। बुद्धि से व्यक्ति को विवेकशील अमूर्त चिंतन करने में मदद मिलती है। बुद्धि से व्यक्ति विवेकशील और अमूर्त चिंतन कर पाता है, उसको इससे मदद मिलती है। बुद्धिमान व्यक्ति प्राय कठिन एवं जटिल कार्यों को समझकर करते हैं, और इनके कार्यों में क्या होती है? मौलिकता होती है, नवीनता होती है। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का विकास 14 से 16 वर्ष की आयु तक होता है। स्पीयरमैन का कहना है कि बुद्धि का विकास हमारे अंदर 14 से 16 वर्ष की आयु तक होता है। ट्रमन के अनुसार बुद्धि का विकास बालक में 15 वर्ष की आयु तक होता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता ही है। लिंग भिन्नता का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बॉयज में बुद्धि ज़्यादा होगी या कम होगी, गर्ल्स में बुद्धि ज़्यादा होगी या कम होगी, इस बात का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि वो बॉयज है तो उसमें कम है या अधिक है, उसमें वो गर्ल्स है तो उसमें कम है या अधिक है। तो लिंग के अनुसार बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। काफ़ी लड़के होशियार भी होते हैं, काफ़ी लड़कियाँ होशियार भी होती है। बुद्धि आनुवंशिकता और पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होती है। आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर, और पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है।
बुद्धि के प्रकार हम देखते हैं। थॉर्नडाइक तथा गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की योग्यता को अमूर्त बुद्धि कहते हैं। ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति शब्द, प्रतीक, अन्य अमूर्त चीजों के सहारे अच्छा चिंतन कर लेता है। यह बुद्धि दार्शनिकों, कलाकारों, कहानीकारों, पेंटर, गणितज्ञ इत्यादि में पाई जाती है। अमूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि की बात करें हम, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि का अर्थ ऐसी बुद्धि से होता है जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है, और इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। किसे? मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। जिन बालकों में मूर्त बुद्धि अधिक होती है उनमें हस्तकला की क्षमता अधिक पाई जाती है। ये बिंदु यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि वो बच्चे जिनमें मूर्त बुद्धि अधिक होती है, निम्न में से कौन सी क्षमता उनके अंदर अधिक पाई जाएगी? तो हस्तकला की। या फिर किस प्रकार के बालक में हस्तकला की क्षमता अधिक पाई जाती है? हम मूर्त बुद्धि वाले में हस्तकला की क्षमता अधिक पाई जाती है। मूर्त बुद्धि इंजीनियर में अधिक पाई जाती है। इस कारण से मूर्त बुद्धि को यांत्रिक मैकेनिकल बुद्धि भी कहा जाता है, और व्यवहारिक बुद्धि भी इसे कहते हैं। सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। यह बुद्धि एक ऐसी मानसिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है। ऐसी बुद्धि व्यक्ति को जीवन में व्यवहारिक सफलता दिलाने में काफी सहायक होती है। यदि व्यक्ति में सामाजिक बुद्धि का अभाव है तथा अन्य बुद्धि है तो भी व्यक्ति सामाजिक बुद्धि के बिना सामाजिक जीवन में सफल नहीं हो सकता। सामाजिक बुद्धि नेता में पाई जाती है, सामाजिक कार्यकर्ताओं में पाई जाती है। केटल के अनुसार बुद्धि के प्रकार देखें तो केटल ने बुद्धि के 2 प्रकार बताए, तरल और ठोस। केटल ने तरल को माना है जन्मजात और ठोस को माना है अर्जित। हेब ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, ए, बी, सी या फिर क, ख और ग। ये 3 प्रकार की बुद्धि हेब ने बताई है। इसके अनुसार ए क्या है? ए जो बुद्धि बताई हेब ने वो वंशक्रम संबंधित है, और बी बुद्धि वंशक्रम तथा वातावरण का परिणाम है। हेब के अनुसार कौन सी बुद्धि वंशक्रम तथा वातावरण का प्रभाव है? बी। और वंशक्रम संबंधित है ए। और जिससे बुद्धि परीक्षण द्वारा मापा जा सके वो कौन सी बुद्धि है? सी। किसके अनुसार? हेब के अनुसार। यहाँ पर वर्णन ने हेब की एक बुद्धि को जीनोटाइप नाम दिया है और बी को फिनोटाइप नाम दिया है। बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांत देखते हैं। एक तत्व बुद्धि सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। प्रतिपादक इसके अल्फ्रेड बिने। एक तत्व बुद्धि सिद्धांत अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि एकीकृत होती है, यानी कि अविभक्त इकाई है जिससे अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते। किसके अनुसार? अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि कैसी है? एकीकृत है, अविभक्त है, उसको विभिन्न भागों में नहीं बांटा जा सकता। इस सिद्धांत के अनुसार यदि व्यक्ति एक पक्ष में बुद्धिमान है तो वह अन्य पक्षों में भी क्या होगा? विद्वान होगा। इनका कहना है, किसका? अल्फ्रेड बिने का, कि यदि कोई बालक गणित में होशियार है तो वो अन्य विषयों में भी होशियार होगा, अन्य जो भी विषय है उनमें भी होशियार होगा। तो एक बालक एक विषय में होशियार है और वो अन्य विषयों में भी होशियार होगा। कौन सा सिद्धांत, कौन सा बुद्धि का सिद्धांत इस बात की पुष्टि करता है या फिर इसका समर्थन करता है? तो यहाँ पर होगा एक तत्व बुद्धि सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। और स्टर्न, टर्मन, जॉनसन ने भी बुद्धि को क्या माना है? अखंड माना है, कि इनको बुद्धि के टुकड़े नहीं किए जा सकते, बुद्धि को विभक्त नहीं किया जा सकता। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी। प्रतिपादक इसके चार्ल्स स्पीयरमैन ने कारक विश्लेषण पद्धति के आधार पर बुद्धि को 2 भागों में बांटा है।
पहला कारक उन्होंने बताया जी या सामान्य कारक, दूसरा उन्होंने बताया एस या विशिष्ट कारक। जी या सामान्य कारक, स्पीयरमैन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक कार्य करने की क्षमता भिन्न होती है। स्पीयरमैन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक कार्य करने की क्षमता भिन्न होती है। इसी तरह मानसिक क्रियाओं को करने में जी कारक की मात्रा भी भिन्न होती है। इसी कारण से जी कारक मात्रा भी भिन्न होती है मानसिक क्रियाओं को करने में, क्योंकि मानसिक क्रिया करने की क्षमता प्रत्येक व्यक्तियों में अलग अलग होती है और जी कारक की मात्रा भी अलग अलग होती है। इसी कारण से स्पीयरमैन ने जी कारक को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है। महत्वपूर्ण यहाँ पर यही है कि स्पीयरमैन ने किस कारक को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है। तो यहाँ पर स्पीयरमैन ने जी कारक को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है। स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति में जितना अधिक जी कारक होगा वह मानसिक क्रियाओं को करने में उतना ही प्रवीण होगा, निपुण होगा। ठीक है, जिसके अंदर जी कारक अधिक होगा वो व्यक्ति उतना ही मानसिक क्रियाओं को करने में निपुण होगा, प्रवीण होगा। स्पीयरमैन के अनुसार स्पीयरमैन ने जी कारक को जन्मजात माना है और इनमें इसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये जैसा है जितना है उतना ही रहेगा। जी कारक पर शिक्षण, प्रशिक्षण, पूर्व अनुभव इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति में जी कारक की मात्रा निश्चित होती है। प्रत्येक व्यक्ति में जी कारक पाया जाता है, लेकिन सभी व्यक्तियों में इसकी मात्रा समान नहीं होती है। जी कारक सभी में पाया जाएगा, लेकिन किसमें कितना पाया जाएगा ये हम नहीं कह सकते। प्रत्येक व्यक्ति में इसकी मात्रा असमान होगी। एस या विशिष्ट कारक यह अर्जित होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। शिक्षण, प्रशिक्षण, पूर्व अनुभव इत्यादि का इस पर प्रभाव पड़ता है। स्पीयरमैन का मानना था कि प्रत्येक मानसिक कार्य करने हेतु विशिष्टता की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर मानसिक कार्य एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न होता है। स्पीयरमैन ने इसी कारक को एस कारक कहा है। स्पीयरमैन ने इस कारक की 3 विशेषताएं भी बताई है। प्रथम, इसमें एस कारक का स्वरूप कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है, यानी कि शिक्षण, प्रशिक्षण, पूर्व अनुभव के द्वारा हम एस कारक को बदल सकते हैं, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। एक कार्य को करने के लिए व्यक्ति में इस कारक की मात्रा अधिक हो सकती है, तो दूसरे व्यक्ति में उसी कार्य को करने के लिए इस कार्य की मात्रा कम भी हो सकती है। एक कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति में इस कार्य की मात्रा अधिक भी हो सकती है और दूसरे व्यक्ति के अंदर उसी कार्य को करने के लिए इस कार्य की मात्रा कम भी हो सकती है। स्पीयरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत का अध्ययन करने के बाद में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक बौद्धिक कार्य करने में जी व एस कारक दोनों शामिल होते हैं। इन दोनों में जी कारक की महत्वता अधिक बताई गई है। इसी कारण से स्पीयरमैन के सिद्धांत को जी कारक सिद्धांत भी कहा जाता है। 1928 में स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत में तीसरा तत्व या समूह तत्व G+S जोड़ा, जिससे इनका सिद्धांत बुद्धि का त्रितत्व ट्राइफैक्टर सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ट्राइफैक्टर किसने दिया? स्पीयरमैन ने। ठीक है, द्विकारक भी स्पीयरमैन का है और ट्राइफैक्टर भी किसका है? स्पीयरमैन का है। थ्रस्टन, केली, थॉमसन, बर्ट, वर्नन, हार्वर्ड गार्नर, जेपी गिलफर्ड के अनुसार बुद्धि में बहुत से तत्व होते हैं। इनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत या ग्रुप फैक्टर थ्योरी, प्रतिपादक इसके थ्रस्टन। बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया? थ्रस्टन ने। थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि की इकाइयां अलग अलग समूहों में बटी होती है, लेकिन एक समूह में शामिल इकाइयां एक समान होती है। थ्रस्टन ने अपनी पुस्तक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में बुद्धि की इकाइयों को प्राथमिक मानसिक योग्यताओं PMA नाम दिया और इन्हें 7 प्रधान क्षमताओं में स्पष्ट किया है। मूलतः ये क्षमताएं 6 ही थी।
7 बाद में इन्होंने जोड़ा 7वां, बाकी पहले ये 6 थी मूल रूप से। आपको ध्यान में रखना, यहाँ पर ये बात साफ साफ रूप से अरुण कुमार सिंह की बुक में लिखी हुई है। अभी 7 समताएं कौन कौन सी देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर शाब्दिक, इसमें समझने कुछ भी नहीं है, शाब्दिक बस शब्द इसके जो नाम है उसी में अर्थ छपा हुआ है। वो ये वर्बल एंड मीनिंग एबिलिटी, बस ये ध्यान में आपको यहाँ पर रखना है। शाब्दिक अर्थ क्षमता, शब्दों तथा वाक्यों के अर्थ को समझने वाली क्षमता। शब्द प्रवाह क्षमता, दिए गए शब्दों से असंबंधित शब्दों के बारे में सोचना। यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो ऐसे अलग अलग कौन कौन से शब्द आप सोच सकते हैं। CAT लिख दिया, इससे अब आप कौन कौन से कितने शब्द बन सकते हैं, इसको कहेंगे हम शब्द प्रवाह। देशिक क्षमता, स्पाशियल एबिलिटी, किसी दिए स्थान में काल्पनिक रूप से वस्तुओं के परिचालन की क्षमता। क्या है? देशिक क्षमता। आंकिक क्षमता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, परिशुद्धता तथा तीव्रता के साथ आंकिक परिकलन, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने की क्षमता को हम आंकिक क्षमता कहते हैं। तर्क क्षमता, रीजनिंग एबिलिटी, वाक्य समूह या शब्द समूह में छिपे हुए नियम को खोजने की क्षमता। स्मृति क्षमता, किसी पाठ, विषय वस्तु या घटना को जल्दी से जल्दी याद कर लेने की क्षमता को क्या कहते हैं हम? स्मृति क्षमता। प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता, किसी वस्तु या घटना की विस्तृतता का तेजी से प्रत्यक्षण करने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता। ये सभी क्षमताएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, अर्थात आपस में एक दूसरे से सहसंबंधित नहीं होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। ठीक है, देखते हैं आगे। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, प्रतिपादक इसका थॉर्नडाइक। गिलफर्ड का सिद्धांत भी इसी के अंतर्गत आता है, बहुकारक बहुतत्व सिद्धांत के अंतर्गत। थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा था कि बुद्धि सिर्फ 2 तत्वों या कारकों से मिलकर नहीं बनती। बुद्धि की रचना बहुत से छोटे छोटे तत्वों या कारकों के मिलने से होती है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि की इकाइयाँ एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि की इकाइयाँ एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, जबकि उन्होंने क्या कहा वहाँ पर? बुद्धि की इकाइयाँ एक दूसरे से सहसंबंधित होती है, स्वतंत्र नहीं होती है। यहाँ पर थॉर्नडाइक कहना है, थॉर्नडाइक का मानना है कि कोई बालक गणित में होशियार है तो आवश्यक नहीं है कि वो सामाजिक विज्ञान में भी होशियार होगा। जबकि ऊपर वाले सिद्धांत से हम समझ सकते हैं कि एक बालक यदि गणित में होशियार है तो वो अन्य विषयों में भी होशियार होगा। लेकिन थॉर्नडाइक के अनुसार आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति एक सब्जेक्ट में होशियार हो दूसरी सब्जेक्ट में भी होशियार हो। तो थॉर्नडाइक का मानना ये था कि जो बुद्धि की इकाई है वो एक दूसरे से क्या होती है? स्वतंत्र होती है, अलग होती है। थॉर्नडाइक का बहुकारक या बहुतत्व सिद्धांत मात्रात्मक या परिमाणात्मक, बालू का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत, तत्वहीनता का सिद्धांत, आयरनिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धि का त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत, 3 डायमेंशन थ्योरी किसने दिया? गिलफर्ड ने दिया। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। किसे? बुद्धि के त्रिविमीय सिद्धांत को गिलफर्ड ने दिया था और इसको बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है। गिलफर्ड ने बुद्धि के तत्वों को 3 विमाओं में विभाजित किया था। विषय वस्तु, अंतर्वस्तु, कंटेंट्स। इसका अर्थ उस क्षेत्र से होता है जिसके एकांशों या सूचनाओं के आधार पर संक्रिया की जाती है। गिलफर्ड ने ऐसे एकांशों को 5 भागों में बांटा। ये महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु के अंदर निम्न में से कौन सा शामिल था, कौन सा शामिल नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो विषय वस्तु में दृष्टि, सर्वे, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक। दृष्टि, सर्वे, शाब्दिक, सांकेतिक और व्यवहारिक, ये 5 चीजें विषय वस्तु में शामिल है। संक्रिया या परिचालन, ऑपरेशन का अर्थ, संक्रिया का अर्थ व्यक्ति द्वारा की जाने वाली मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप से होता है।
गिलफर्ड के इस बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत संक्रिया का अर्थ है मानसिक प्रक्रिया। गिलफर्ड ने संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमता को 5 भागों में बांटा है: मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति और संज्ञान। कुछ लोग संक्रिया में 4 ही भाग बताते हैं, 4 ही कंटेंट्स बताते हैं, लेकिन अरुण कुमार सिंह की बुक में लिखा हुआ ये 5 नाम जो मैंने आपको बताया, मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति और संज्ञान, ये 5 चीज़ें यहाँ पर होती है। लेकिन अगर 5 नहीं आती है, 4 आता है, 4 करना है, 4 आता है तो 4 करना है, 5 आता है तो 5 करना है लेकिन दोनों आता है तो यहाँ पर आप 5 को चुन सकते हैं, क्योंकि अरुण कुमार सिंह की बुक एक प्रमाणिक बुक है और इसके आधार पर हम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं कि यहाँ पर इस बुक में 5 बताया गया है। ठीक है, थोड़ा फटाफट करते हैं, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं मित्रों, इसलिए उत्पादन या परिणाम, इसका अर्थ किसी विशेष प्रकार की विषय वस्तु द्वारा की गई क्रिया के परिणाम से होता है। गिलफर्ड ने इसे 6 भागों में बांटा है: आशय, वर्ग, संबंध, पद्धतियाँ, स्थानांतरण और यूनिट। जेपी गिलफर्ड ने कुल तत्वों की संख्या इस प्रकार बताई है: 4, 5, 6, 120, 150, 180। परीक्षा में आपको इसके अनुसार ही चुनना है। तीनों आता है तो आपको 180 चुनना है, क्योंकि लास्ट वाला यही है। या फिर 120 आता है तो 120 चुनना है, 150 आता है तो 150 चुनना है, 180 लेकिन तीनों आता है तो आपको 180 चुनना है। जेपी गिलफर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत को या फिर त्रिविमीय सिद्धांत को बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत, स्ट्रक्चरल मॉडल, सीओपी या फिर अभिसारी अपसारी चिंतन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे ये वीडियो यहीं पर रोकना पड़ेगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मनोविज्ञान संबंधित जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं उनके नोट्स आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप आराम से अपनी तैयारी को कर सके। मित्रों, मेरा सहयोग सिर्फ जितना हो सकता है उतना मैं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मनोविज्ञान रीड के अंदर बहुत बड़ा रोल रखता है। यदि हमने मनोविज्ञान को सही से कर लिया तो बहुत कुछ हमारा अच्छा हो जाता है रीड के अंतर्गत। ठीक है मित्रों, तो समाप्त करते हैं आज की क्लास को यहीं पर। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।